नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ रांची मेल में। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी। हम इनसे जानेंगे कि बढ़ती महंगाई को लेकर लगातार कांग्रेस अभी महाधरना का आयोजन कर रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है, सड़क पर उतरी है गैस सिलेंडर को लेकर। तो हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहेंगे सर। कांग्रेस के द्वारा अभी राजभवन के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? हम तो मानते हैं कि कांग्रेस जो महात्मा गांधी के समय में सत्य और अहिंसा के मार्ग में चलती थी, अब तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के कार्यकाल में यहाँ द ग्रेट कांग्रेस ड्रामा सर्कस हो गया है। इनको बताना चाहिए कि जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2004 में सत्ता छोड़ी थी तो उस समय महंगाई का क्या दर था, और जब 2014 में इन्होंने छोड़ी थी तो क्या दर था, और आज वर्तमान में क्या दर है। और देखिए, इनके जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, इनके पॉलिटिकल डबल स्टैंडर्ड्स हैं, वो एक्सपोज हो जाते हैं। वो ऐसे एक्सपोज होते हैं कि हम लोगों ने 200 रुपये सिलेंडर की दाम में कटौती की, तो इसमें केंद्र सरकार ने अपना अंशदान से वो पैसा कम किया। तो राज्य सरकार भी टैक्स लेती है उस एलपीजी सिलेंडर पे। राज्य सरकार को भी 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए था और अपने हिस्से के जो टैक्सेस हैं उसको कम करने चाहिए थे एलपीजी पे, पर इन्होंने किया नहीं। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं नेहा जी। इससे आज से करीब 1 वर्ष पूर्व मुझे लगता है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में शायद 8 रुपये और 6 रुपये की कटौती की गई थी। केंद्र सरकार ने अपने एक्साइज जो टैक्स लेती है वो एक्साइज से कम किया था और राज्यों से आग्रह किया था कि आप भी वैट का अच्छा खासा टैक्स लेते हैं लोगों से, तो उसमें आप भी कटौती करें। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तो ऐसा नहीं किया। न ही किसी कांग्रेस शासित राज्य ने अपने हिस्से के टैक्सेस में कटौती की। सिर्फ एनडीए के शासित राज्यों ने अपने हिस्से के टैक्स में कटौती करके केंद्र से जो राहत मिल रही थी उसको ज़्यादा बढ़ाकर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया ताकि पेट्रोल और डीजल सस्ता हो सके। तो महंगाई की ये बात करते हैं सिर्फ, लेकिन जब महंगाई के लिए केंद्र सरकार कदम उठाती है तो राज्यों को जो उसके साथ आगे बढ़कर काम करना चाहिए वो नहीं करते हैं। सर, अगर जब हम लोगों ने उनसे ये सवाल किया कि पीएम के द्वारा कहा गया है कि रक्षाबंधन का उन्होंने सौगात दिया है 200 रुपये रेट कम करके, तो उन्होंने कहा 9 साल में कभी रक्षाबंधन नहीं आया था क्या? नहीं, अब देखिए, इनके देखने का नज़रिया होता है। अब ये जैसी महंगाई, ये बार बार बातें हो रही थी कि रियायत देनी चाहिए। हम तो हमेशा रियायत देते आ रहे हैं। 1 साल 1.5 साल पहले कौन सा चुनाव था जब हमने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी कटौती की थी? इससे पहले भी हम लोगों ने समय समय पर कटौती की। और आपको मैं एक और उदाहरण देता हूँ सरकार की कथनी और करनी का अंतर। जिस समय रघुवर दास के नेतृत्व वाली सरकार थी, हम लोगों ने डीजल और पेट्रोल के वैट में प्रति लीटर 2 रुपये की कटौती करके रखी थी। हेमंत सरकार सत्ता में आई तो उसके पहले निर्णयों में था कि उन्होंने उस कटौती को वापस ले लिया, यानी इमीडिएटली पेट्रोल और डीजल 2 रुपये महंगा हो गया। तो महंगाई के लिए सिर्फ घड़ियाली आंसू बात है, आम आदमी से इन्हें कोई लेना देना नहीं। और ये ऐसे भी शहनशाही परंपरा वाले लोग हैं, इनके यहाँ तो खानदान चलता है, तो इनको कोई आम आदमी और कोई लास्ट आदमी जो सोशल सामाजिक दायरे पे खड़ा रहता है उससे कोई खास मतलब नहीं होता। जी सर, 1 नेशन 1 इलेक्शन पे क्या कुछ कहेंगे सर? आप ही बताएं नेहा जी। अगर म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन से लेकर विधानसभा के इलेक्शन से लेकर लोकसभा के इलेक्शन के लिए सिर्फ आपको एक बार वोट देने जाना पड़े तो क्या ये सुविधाजनक नहीं होगा? ये बिल्कुल सुविधाजनक होगा। और देखिए, हमारे संविधान निर्माताओं ने इसी परिकल्पना के साथ इलेक्शंस की जो परिकल्पना की थी संविधान में, वो इसी में शुमार था। और 1960s के लेट 60s तक ऐसा होता भी था कि विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन साथ होते थे। लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने इस परंपरा को तोड़ा। वो कैसे तोड़ा कि इन्होंने धारा 356 का प्रयोग करके अब तक आज़ादी के बाद कांग्रेस ने 100 से ज़्यादा बार चुनी हुई सरकारों को डिसमिस किया है। तो जाहिर तौर पर जिस सरकार का कार्यकाल 5 साल का आप 2 साल में डिसमिस कर देंगे तो बाकी राज्यों के चुनाव, केंद्र के चुनाव 3 साल बाद होने पर इनका चुनाव तो पहले होगा। तो कांग्रेस इस दुर्दशा के लिए जिम्मेवार है कि पूरा जो देश है वो 5 वर्ष इलेक्शन मोड में रहता है। कभी बिहार का इलेक्शन हो रहा है, कभी उत्तर प्रदेश का, कभी छत्तीसगढ़ का, कभी झारखंड का, फिर कभी लोकसभा का चुनाव, कभी बाई इलेक्शंस। तो बार बार ऐसी चीज़ें आती हैं। तो हमारा मानना है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन जो है बड़ी अच्छी कंसेप्ट है और इसके लिए कमेटी भी बनाई गई है पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी के नेतृत्व में, तो उसमें लोगों को फीडबैक देने का मौका मिलेगा। जी सर, क्या कुछ कहेंगे? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 2 बार समन भेजा गया था ईडी की ओर से, एक 14 तारीख और एक 24 अगस्त को। सर, उस 2 दिनों के अंदर वो उपस्थित नहीं हो पाए थे ईडी कार्यालय में, तो अब आने वाले 9 तारीख में ईडी ने फिर से समन भेजा है उन्हें।
देखिए, हमारा मानना है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संविधान और कानून के प्रति आस्था की शपथ ली है, तो जो कानूनी दायरे में उनको जो भी सम्मान होता है उसका उनको सम्मान करना चाहिए। देखिए, पहली बार ईडी ने उनको जब माइनिंग स्कैम में उनको समन किया था तो उन्होंने तो तरीके से जनसभा करके कहा था कि अगर हिम्मत है तो ईडी मुझे गिरफ्तार करे। भाई, एक सम्मान है उसका आप तामील करें, आप जाएँ, सम्मान उस सामने अपीयर हो। अगर आपने गलत नहीं किया तो दुनिया की कोई एजेंसी आपको फंसा नहीं सकती, और फिर न्यायालय तो है ना। और अगर आपने गलत किया है तो ये मोदी जी के न्यू इंडिया में आप बच भी नहीं सकते। दूसरी बार आप मुझे खत्म करने दें। दूसरी बार जब उनको समन किया गया लैंड स्कैम के केस में जो 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का बताया जाता है, जिसमें रांची के तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन की भी भूमिका बताई जा रही, वो जेल में भी है, तो उस समय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ईडी को पत्र लिखकर कहा कि आप मुख्यमंत्री जो जानकारी थी मैंने दे दी। उन्हें कैसे पता कि क्या जानकारी मांगना चाहते हैं ईडी? उन्हें तो कोऑपरेट करना चाहिए था, नज़ीर पेश करनी चाहिए थी राज्य के मुखिया को कि हमारे पास छिपाने को कुछ नहीं है। पर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, और किस आधार पे उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे? कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में की याचिका दाखिल कर दी। अरे, उस याचिका पर न सुनवाई हुई, न सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, और उसके आधार पर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। अगर कोई स्टे लगा होता तो कोई बात होती। तो हमें लगता है अभी भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे भी मुख्यमंत्री हैं साहब, पूरे राज्य के लिए नज़ीर पेश करें, कोऑपरेट करें एजेंसी के साथ। सर, आजसू के सांसद के यहाँ रात में पुलिस ने छापेमारी की है, उसके बारे क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां मुझे याद आती है, रश्मि रति की, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इस सरकार का डुमरी उपचुनाव के परिणाम को देखते ही जिस तरीके से इन्हें लग रहा है ये हारेंगे, इनका विवेक मर गया है। ये पहले हमारे सांसद आदित्य साहू जी के जो कमरा है होटल त्रिशे का, उसमें रेड करवाते हैं रात में, इन्हें कुछ नहीं मिलता। उसके बाद हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं के कार्यक्रमों को बाधित किया जाता है, परमिशन नहीं दिया जाता है। फिर आजसू के मांडू प्रभारी जाते हैं चिटार गाँव में, नवाडी में, तो माफ़ कीजिएगा, तो उनको रात भर वहाँ घेर कर रखा जाता है ग्रामीणों के द्वारा, पुलिस के द्वारा। तो ये कौन सा चीज़ है? और अब चंद्रप्रकाश चौधरी के घर 36 घंटे बचे हुए हैं डुमरी चुनाव में, पुलिस वाले एक माननीय सांसद के घर में बिना परमिशन के घुस जाते हैं। 20 पुलिसकर्मी के बारे में बताया गया कि वो घेर कर रखते हैं घर को, 20 पुलिसकर्मी घर के भीतर जाते हैं। तो हम तो यही मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन का अपना कोई मशीनरी नहीं होता, वो तो राज्य सरकार के ही पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को बहुत कड़ाई बरतनी चाहिए। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से नेहा जी, इतने नेताओं के यहाँ छापेमारी हुई, रोका गया, सर्च हुआ, सारे एनडीए के क्यों हैं? ये जो घमंडिया गठबंधन है उसके किसी एक नेता के यहाँ ना सर्च हुआ ना रेड हुआ। ये ऐसा दो पक्षीय कार्रवाई क्यों? चुनावी एजेंडा इसे कहा जा सकता है। नहीं, चुनावी एजेंडा नहीं, इन्हें पता ये हार रहे हैं। अब ये डर का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं लोगों के बीच में कि देखिए हम सांसदों के घर में रेड करना चाह रहे हैं। और अब ये कोई बड़ी बात नहीं कि ये ज़बरदस्ती कुछ प्लांट करके ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करें। लेकिन हम फिर से कहेंगे कि सरकारें आती जाती रहती हैं, अधिकारियों को अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए। लेकिन इन्होंने जो आतंक राज कायम किया है डुमरी में, और कह रहे हैं सहानुभूति, तो क्या सहानुभूति हमारी कैंडिडेट यशोदा देवी जी के साथ नहीं है? उनके पति भी तो एक झारखंड आंदोलनकारी थे, और इन्होंने भी अपने घर को छोड़कर, दामोदर महतो जी बड़े आंदोलनकारी थे, अब उन्होंने भी अपने घर द्वार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़कर सामाजिक जीवन में आया है। तो त्याग और तपस्या तो यहाँ भी है, सहानुभूति हमारे कैंडिडेट के साथ भी है। हाँ, आक्रोश इस बार बहुत ज़्यादा है लोगों का। ना तो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिला आज तक 1 रुपया, ना 17.5 लाख नौकरियां हुई जो पौने 4 वर्षों में हो जानी चाहिए थी 5 लाख प्रति वर्ष के हिसाब से, ना महिला उत्पीड़न की घटनाओं में कमी आई है। 5255 रेप केसेस हो चुके हैं फरवरी 2023 तक। अगर आप आंकड़ा देखें सरकार का 38 महीने में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, और किसानों के 32 लाख किसानों के लोन माफ़ी का इन्होंने वादा किया था, उसमें क्राइटेरिया लगा के इसे बहुत कम सीमित कर दिया। मुझे लगता है 10वां हिस्सा का भी लोन अभी तक माफ़ नहीं हुआ। तो जनता बैलेट के जरिए इनको डुमरी उपचुनाव में जवाब देगी, और हमारे कैंडिडेट की बड़ी जीत होगी, एनडीए के कैंडिडेट की। जी, तो जैसा कि आपने सुना कि जिस तरह से आजसू के सांसद चंदन प्रकाश चौधरी के यहाँ पुलिस का छापा पड़ा, तो इन्होंने कहा कि जिस तरह से गठबंधन की सरकार है वो कहीं ना कहीं बौखला गई है, और इस तरह के तरीके भी अपना रही है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा।